हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक ऐसी कंपनी जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काम करती है, बनाती है। तो ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं बनाती है। कंपनी का जो नाम है वो है डेल्टा ऑटो कॉर्प। सो ये कंपनी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे बेसिक डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो कंपनी क्या करती है वी नो। अब कंपनी के बारे में अगर हम पास्ट के हिसाब से बात करते हैं तो यहाँ पर कंपनी 2016 के अंदर में खुली हुई है, जो कि एज एन पार्टनरशिप फर्म खुली थी। उसके बाद में इन्होंने पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करवा लिया प्राइवेट लिमिटेड में, और उसके बाद में इन्होंने पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करवा के अब आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब इन्होंने जैसे 2016 में पार्टनरशिप फर्म खुलने के बाद में इन्होंने अलग अलग साल के अंदर में टू व्हीलर स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिक स्कूटर, फिर थ्री व्हीलर के अंदर में आए हैं, फिर उन्होंने कैपेसिटी बढ़ाई है। तो ये काफ़ी सारे इन्होंने माइलस्टोन्स टच करते हुए ये यहाँ तक आज के दिन पहुँचे हैं। सो एक ठीक ठाक लेवल पे अभी फिलहाल के तौर पे काम कर रही है। ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रही है, इतना बड़ा अभी तक इसका मार्केट कैप वो मतलब वो कवर एरिया कवर नहीं कर रखा है इतना। रेवेन्यू कुछ खास नहीं है इतना, बहुत ही ज़्यादा जितना अभी मार्केट में चल रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उतना नहीं है, बट स्टिल एक थोड़ा बहुत सिग्निफिकेंट है। अब आज के दिन अगर कंपनी की आईपीओ से रिलेटेड बात करते हैं तो 7 जनवरी से 9 जनवरी के बीच में खुलने वाला है। 130 का यहाँ पर शेयर प्राइस है। 1000 का लोड साइज, तो आपको 1,30,000 रुपये की जरूरत एटलीस्ट यहाँ पर पड़ने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी जो आईपीओ से पैसे उठा रही है उसके पीछे जो मेन रीज़न यहाँ पर बताया गया है, जो कि कंपनी उठा रही है, कितने पैसे उठा रही है, लगभग 54 करोड़ रुपए उठा रही है। 54 करोड़ में से 50 करोड़ तो कंपनी के पास जाने वाले हैं, बाकी 4 करोड़ रुपए जो है कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं वो यहाँ पर अपना स्टेक बेच रहे हैं। अब यहाँ पे जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है दैट इज़ अराउंड 200 करोड़ रुपीज़। सो ठीक ठाक वैल्यू लगाई जा रही है। अब देख लेते हैं कंपनी जो पैसे उठा रही है वो किस काम में लेने वाली है। तो 4.5 करोड़ रुपए तो कंपनी अपना जो नया थ्री व्हीलर जो इनका सेगमेंट है जो बनाती है उसका फैब्रिकेशन का प्लांट, जो उसकी बॉडी होती है उसको बनाने के काम का जो थोड़ा सा एक्सपेंडिचर करना उसके ऊपर में कि हम थ्री व्हीलर की बॉडी वगैरह बना सकें। दूसरा डेंटिंग पेंटिंग भी कर सकें उसको, तो उस पर ध्यान देने वाली है। दूसरा कंपनी नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाली है, दैट इज़ 21 करोड़ रुपया। और 11 करोड़ रुपये कंपनी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसके अंदर में कैश की छोटी दिक्कत चल रही है, उसमें पैसा लगाने वाली है। नेक्स्ट, अब कंपनी के जो मेन कर्ता धर्ता हैं उनका नाम क्या है और वो किस तरीके से है, प्रमोटर होल्डिंग किस तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पर मेन कर्ता धर्ता का नाम है अंकित अग्रवाल। ये प्रमोटर ग्रुप के भी मेन प्रमोटर हैं, यही अपना थोड़ा बहुत स्टेक भी यहाँ पर बेच रहे हैं। तो लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास में ये अपना इस आईपीओ के थ्रू अपना स्टेक भी निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रमोटर ग्रुप के पास में 97% शेयर होल्डिंग थी आईपीओ से पहले, और आईपीओ के बाद में इनके पास में कितनी रह जाने वाली है, एक सेकंड हम लोग अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लगभग 70% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में रह जाने वाली है आफ्टर दी आईपीओ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के ऊपर में एक बार नज़र डाल लेते हैं ताकि हम लोग थोड़ा सा कंपनी को डिटेल में समझ पाएँ। तो अब यहाँ पर आज के दिन कंपनी के पास में जो लोगो पर्टिकुलरली यूज़ ले रही है, जितने भी कंपनी के मॉडल्स हैं वो सारे जो नाम हैं जो भी यूज़ करती है कंपनी वो रजिस्टर करवा रखे हैं। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ आर रजिस्टर्ड। कंपनी के पास में जो प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे वेयर हाउस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया, ये सारी की जो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं दैट आर ऑल दोज प्रॉपर्टीज़ आर ऑन लीज, नॉट ऑन, कंपनी डजेंट ओन देम। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो कंपनी माल खरीदती है, रॉ मटेरियल खरीदती है, वो 10% चाइना से खरीदती है, बाकी 90% लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया से ही प्रोक्योर करती है। दैट्स काइंड ऑफ गुड नेशनल, मतलब वो जो देश वाली फीलिंग आती है, राइट। नेक्स्ट, कंपनी के पास में वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे जो कंपनी का माल परचेज होता है वो मैक्सिमम जो आता है वो दिल्ली से कंपनी खरीदती है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, कंपनी के पास में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 139 एम्प्लॉयज़। तो जितना कंपनी का साइज़ है उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और जहाँ काम करने चाहिए, इस डेटा को देखते हुए लग रहा है कि हाँ एम्प्लॉयज़ ठीक लेवल पे काम कर रहे हैं। कई बार क्या कंपनियों में दिखता है कि 500 करोड़ का रेवेन्यू है और एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं 5, और कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में कंपनी काम करती है, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। तो इस तरीके से अगर हम एम्प्लॉयज़ को देख के डेटा को चेक करते हैं तो कई बार हमें गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं, यहाँ पर वो नहीं आ रही हैं। कंपनी काफ़ी सारी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर सब कुछ बनाती है, और इस चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी की यहाँ पे वेबसाइट पे दी हुई है, जिसको आप लोग अगर अगेन फिर से आके चेक करना चाहें अपने हिसाब से तो वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और थ्री व्हीलर जो बनाती है वो इस टाइप की बनाती है जो कि हम लोग नॉर्मली रोड्स पर देखते हैं, राइट। नेक्स्ट, अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो माल बिकता है वो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बिकता है। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा बिक रहा है बिहार की साइड में, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, इधर इस एरिया में सबसे ज़्यादा आज के दिन बिक रहा है। और मेनली आज के दिन गुजरात की तरफ, ये वो जो डेटा था वो पिछले सालों का था, और उसके मुकाबले आज जो डेटा के अकॉर्डिंग जो बिक रहा है मेनली रेवेन्यू वो आ रहा है गुजरात, वेस्ट बंगाल, बिहार। गुजरात जो है सबसे बड़ा स्टेट बन गया जहाँ पर मेनली रेवेन्यू आ रहा है, दैट्स वेरी गुड।
नेक्स्ट कंपनी का जो माल बिक रहा है वो B2B सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बिक रहा है, B2C सेगमेंट में नहीं बिक रहा, मतलब डायरेक्ट कस्टमर को कंपनी नहीं माल बेचती है, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स के थ्रू अपना माल बेचती है, राइट। नेक्स्ट कंपनी कि जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, टॉप 10 कस्टमर्स से कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है दैट इज़ अराउंड 43%, और पिछले साल जो टॉप 10% से आ रहा था वो लगभग 13% ही था। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में एक सिग्निफिकेंट यहाँ पर इंक्रीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले बनाए थे, अभी थोड़ा सा पिछले 8 महीनों के अंदर में देखने को मिला है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो नेटवर्क कंपनी ने बनाया था वहाँ से अगेन सिग्निफिकेंट ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। दैट्स ए काइंड ऑफ नेगेटिव हियर, ये काइंड ऑफ नेगेटिव नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसको कहूँगा। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि टॉप 10 कस्टमर से 13% रेवेन्यू ही आया है। दैट्स, अगर इसको हम इस तरीके से समझें, आई थिंक दिस डेटा इज रॉन्ग, नो 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 नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से समझें कि अगर मान के चलिए कि पहले 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू कंपनी का माल बिका होगा तो वहाँ से टॉप 10 के आसपास में कंपनी का 13% रेवेन्यू आया था, बट इस बार क्या है कि कंपनी का टॉप 10 से 43% रेवेन्यू आया। दैट मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले 50 रहे होंगे तो अब लगभग 20 ही रह गए हैं, बाकी डिस्ट्रीब्यूटर्स से कंपनी का के पास में ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव कि फ्यूचर के अंदर में जो आज के दिन डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो फिर से वो भी शायद गायब हो जाएँ। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है यहाँ पे। काफ़ी अच्छा खासा कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को अच्छे से संभाल, मार्केट में इतना पसंद नहीं किया जा रहा है कंपनी प्रोडक्ट को, या फिर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, बिकॉज जो इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स है जैसे महिंद्रा हो गया, ये जो अपने जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल देंगे मार्केट के अंदर में और उनकी रेट अगर इनके मुकाबले इनके बराबर रहती है तो कस्टमर जो चाहता है वो हमेशा पहले उसको प्रीफ्रेंस देता है कि ये एक इस्टेब्लिश्ड ब्रांड है, इसकी रेपुटेशन अच्छी है, डिस्पाइट ऐसी कंपनियों की जो ऑलरेडी भी मार्केट में नहीं है। तो इनके लिए वो थोड़ा सा बड़ा खतरा बन जाती हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर होते हुए दिख रही है। तो इस वजह से इस कंपनी के मार्केट को बड़ा फ्यूचर के अंदर में एक बहुत बड़ा रिस्क है। नेक्स्ट कंपनी का जो आज के दिन रेवेन्यू आ रहा है 2 व्हीलर से ज़्यादा आ रहा है, 3 व्हीलर से भी ठीक ठाक आ रहा है, बाकी कंपनी के स्पेयर पार्ट्स बिक के भी ठीक ठाक यहाँ पे 7 करोड़ रुपए के आसपास में रेवेन्यू जनरेट किया। तो दैट इज़ 45 करोड़ रुपीज़ पिछले 8 महीनों में कंपनी ने जनरेट किया है, 7 महीनों में, नॉट 8 महीनों में, 7 महीनों में। अब कंपनी का थोड़ा सा हम लोग रेवेन्यू स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, बैलेंस शीट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो शीट है अभी मैंने डायरेक्ट डाउनलोड की है, कंपनी की जो कंपनी का लीड मैनेजर है, इन्वेस्टमेंट बैंकर है GYR कैपिटल, उनकी वेबसाइट से किया। तो यहाँ पर इस टाइप की ये जो शीट है वो डाउनलोड हुई है। तो इसमें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ में समझने की कोशिश कीजिए। आपको जितना समझ में आ रहा है मुझे भी, मैं कोशिश करता हूँ मुझे कितना समझ में आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, साफ़ नहीं है शीट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं यहाँ पर कंपनी में जो टोटल पैसा लगा हुआ नजर आ रहा है दैट इज़ 43 करोड़ रुपीज़ के आसपास में, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 45 करोड़ के आसपास में इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, दैट इज़ अराउंड 23 करोड़ के आसपास में। बाकी पैसा उधारी का पैसा कंपनी में लगा हुआ है। मोस्टली जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर में ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, इसलिए कंपनी ने बोला कि हम लोग वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाने वाले हैं। तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर में ही पैसा लगाने वाले हैं, मतलब इसको उधारी को चुकाने वाले जो इसी साल की उधारी बची हुई है। नेक्स्ट कंपनी का पैसा कहाँ पे लगा हुआ, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं लगा हुआ है। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नेगेटिव। कंपनी के पास में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज के दिन में नहीं है। दूसरा कंपनी के पास में मेनली इन्वेंट्री पड़ी हुई है जो कि 18 करोड़ रुपए की है, बाकी 7 करोड़ रुपए की ट्रेड रिसीवेबल्स पड़े हुए हैं। तो कंपनी माल बहुत मतलब बना के पड़ा हुआ है। नेक्स्ट कंपनी के पास में एक शॉर्ट टर्म एडवांस भी पड़ा हुआ है, दैट मीन्स की कंपनी ने एडवांस पे कर रखा है। और दूसरा कंपनी का ये पैसा 17 करोड़ रुपए कहाँ पड़े हुए हैं, दैट इज़ अराउंड 1 सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पड़ा हुआ है यहाँ पर बैलेंस विद द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट के पास में पैसा पड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं कंपनी का थोड़ा सा रेवेन्यू स्ट्रक्चर को यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव है, थोड़ा ठीक ठाक ही है कि कंपनी का पिछले सालों के मुकाबले यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर है ये दिस वन इज़ हियर कि अप्रैल 2023 से लेकर जुलाई 2023 तक कंपनी ने 17 करोड़ का रेवेन्यू किया। फिर जुलाई से 31 जुलाई से लेकर के 31 मार्च 2024 तक का पूरे एक साल का डेटा ये दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा, तो लगभग ये बन रहा है 80 करोड़ के आसपास में। और पिछले साल 2023 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग भी 80 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इंक्रीज रेवेन्यू में नहीं देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट दैट कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उनके अंदर में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि लगभग
8 करोड़ के आसपास में पहुंच गए हैं, 5 करोड़ से सीधे 8 करोड़ पहुंच गए हैं, जबकि रेवेन्यू में कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। और इस साल भी देखने को मिल रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू में इंक्रीज अच्छा का ठीक ठाक नहीं आएगा, बिकॉज कंपनी पिछले 7 महीनों के अंदर में 45 करोड़ जनरेट कर पाई है, तो अब लगभग 80-82 करोड़ का ही रेवेन्यू इस साल भी जनरेट कर पाएगी, जो कि पिछले 3 साल से बस एक जगह रुका हुआ है रेवेन्यू। और यहाँ पर दूसरी चीज़, प्रॉफिट्स जो हैं वो रेवेन्यू रुका हुआ है बट कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ये काइंड ऑफ कैसे समझने वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ जा रहे हैं, राइट। ये किस तरीके से पॉसिबल, बिकॉज इन्फ्लेशन के साथ में बढ़ा तो कंपनी को रॉ मटेरियल एक्वायर करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो वहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू अगर नहीं बढ़ता है तो नेट प्रॉफिट्स घटने चाहिए, बट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा संदेह है, संदिग्ध नज़रों से देखने की ज़रूरत पड़ रही है कंपनी के रेवेन्यू स्ट्रक्चर को। दूसरा, कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो की इस बार थोड़ी सी हालत था काफ़ी ज़्यादा ही टाइट है। पिछले साल कैश फ्लो ठीक ठाक था, दैट टू इन दी पॉजिटिव सेंस ठीक ठाक था, और पिछले कुछ सालों के अंदर जो कैश फ्लो रहा है वो ठीक ठाक रहा है। बस अभी इस साल जो है कैश फ्लो में थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल रही है। अब ओवरऑल अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट रिस्क फ्यूचर को, लॉन्ग टर्म को लेकर कंपनी के ऊपर में मंडरा रहे हैं, तो वो आगे आने वाले टाइम में देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि किस तरीके से कंपनी उसके साथ डील करती है, जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर्स जो इसी सेगमेंट में घुसने वाले हैं उनको देखते हुए, राइट। और कंपनी का रेवेन्यू स्ट्रक्चर वैसे भी एक स्टेगनेंट एक जगह रुका हुआ है, तो वो भी एक काफ़ी बड़ा दिक्कत है। नेक्स्ट, अब कंपनी का थोड़ा सा आज की कमाई को देखते हुए हम लोग मान के चल लेते हैं कि इस साल कंपनी 8 करोड़ के आसपास में नेट प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग जनरेट करके देखते हैं तो कंपनी का जो पी रेशियो निकल के आता है दैट इज़ अराउंड 25, और उसके हिसाब से अगर 25 का 24-25, तो उसके हिसाब से जो कंपेयर करने के लिए हमारे पास में काफ़ी सारी 2-3 कंपनियाँ हैं। एक तो है तुनवाल ई मोटर्स, दूसरी है जो कंपनी ने खुद ही बताई है दैट इज़ वार्ड विजार्ड इनोवेशंस इन मोबिलिटी, जिसका 156 का है, मगर हम इसके साथ में नहीं करेंगे बिकॉज ये कंपनी ने बताई है। कई बार कंपनी ने जो बताई होती है उनको भी समझना पड़ता है कि ये कंपनी ने यही क्यों बताई, ये वाली कंपनी क्यों नहीं बताई जो कि इसी सेगमेंट में काम करती है, हम इसके साथ करेंगे। तो इसका 23 का है, जिसका कंपनी ने जो IPO लेके आ रही है वो इसके जहाँ पे जितना ये कमाई कर रही है उतनी ही कमाई पे वो अपना कमाई कर रही है। दूसरा, तुनवाल ई मोटर्स का जो अगर हम लोग रेवेन्यू स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो दिस इज इन द इंक्रीजिंग स्टेज की, हर साल इसका इंक्रीज हो रहा है, नेट प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा है, तो समझ में आता है। तो कमाई उसके आसपास में ही कर रही, पीवी रेशियो बराबर है। पीवी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका 3 का है, और जो IPO लेके आ रही है इसका पीवी रेशियो नेटवर्थ इज अराउंड 23 करोड़ थी, एज वी हैव सीन इन दी RHP। यहाँ पर 50 करोड़ रुपए और पहुँच जाएंगे तो लगभग ये हो जाएगा 72 करोड़, 7 तो लगभग 2.78 का आसपास का पीबी रेशियो बनता है। तो इसने वैल्यू जो अपनी लगाई है IPO के अंदर में, दैट इज़ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी है उसके आसपास में लगाई है, दैट टू उस कंपनी के साथ में लगाई जिसकी ग्रोथ रेवेन्यू में भी अच्छी है, नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छी है, जबकि इनकी रेवेन्यू के अंदर में अच्छी नहीं है, नेट प्रॉफिट्स में ज़रूर इन्होंने अच्छी दिखा रखी है। सो ओवरऑल अब देखा जाए तो एक लिस्टिंग गेन अगर हमको GMP प्राइस मोर देन 50% मिलता है यहाँ पर, जो कि दिस वन ओवर हियर जो आज के दिन 16% का है, मोर देन 50% का अगर GMP प्राइस देखने को मिलता है तो हम लिस्टिंग गेन्स के लिए एक बार अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज लॉन्ग टर्म के बारे में अभी फ़िलहाल के लिए सोचना सही नहीं लग रहा है। अगर फ्यूचर के अंदर में अगर हम लोग और अच्छे से रिजल्ट अगर अच्छे दिखते हैं, जैसे दिसंबर में तो नहीं आएगा, मार्च में रिजल्ट आएगा इस कंपनी का, तब अगर हमें थोड़ा सुधार देखने को मिलते हैं तो फिर हम लोग सोच सकते हैं लॉन्ग टर्म के बारे में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी, और अब रिसर्च करके अपने हिसाब से अपने रिस्क प्रोफाइल को देखते हुए ही डिसीजन बनाए खरीदने बेचने का। सी यू टुमारो।